11 क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये ट्रू ट्रू और फॉल्स हमें बोलना है, लेकिन हमें साथ में जस्टिफाई भी करना है कि हाँ, अगर हम ट्रू बोल रहे हैं, सॉरी फॉल्स कह रहे हैं, इसको क्यों कह रहे हैं। ठीक है। तो पहला जो है वो है कि द वैल्यू ऑफ tan ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1 है। इसका मैं क्या कहूँ, सबूत मुझे देना था, क्योंकि अभी आपने टेबल नहीं पढ़ा। क्योंकि आपने अभी टेबल नहीं पढ़ा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लेकिन अभी के लिए आप वो ऐसे ही दिमाग में रख लो जो कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। वेट कर लो, वेट वेट वेट। टेबल कहाँ है इसका, ये है बेटा टेबल। ये अभी क्या कह रहा था, अब ये टेबल है क्या, ये मैं इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा, ठीक है। ये सेकंड एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन आ जाएगा आपका। लेकिन अभी आप देख लो, टेन ऑफ, क्या कह रहा था, टेन ऑफ ए का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देख लो, टेन, ये है टेन, ठीक है, ये है यहाँ पे टेन, और ये है इसका एंगल 45, मीन अगर ए का वैल्यू 45 होगा तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब अगर हम एंगल बढ़ाएंगे, जैसे कि 60 मैंने डाला, तो वैल्यू क्या आ जाता है इसका, √3। और आपको पता है √3 कितना होता है, 1.7 सम, है कि नहीं। तो अब जो ये कह रहा था, ये तो झूठ कह रहा था सीधे। ये कह रहा था ना ऑलवेज लेस देन होता है 1 के बराबर, ये तो इक्वल भी 1 होता है। हाँ, गया हमारा कुछ ये, द वैल्यू ऑफ tan ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो सीधे आएगा इसका आंसर जो आएगा फॉल्स आ जाएगा। और रीजन में क्या आएगा, बिकॉज, बिकॉज एक ही काफी है, बिकॉज tan ऑफ 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अभी के लिए याद रख लो। हाँ, आपको पता ही नहीं है tan ऑफ 45 कैसे 1 के बराबर होता है, दिखाऊंगा मैं एक एक करके। ठीक है। अच्छा जी, हुआ यहाँ तक। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, sec ऑफ ए जो है वो 12/5 होता है फॉर सम वैल्यू ऑफ ए। sec ऑफ ए जो है उसका वैल्यू 12/5 हो सकता है किसी एंगल पे। हाँ, आप ऐसे ही अभी बोलोगे सर, हाँ हो सकता है, ऐसे नहीं, ये ऐसे ही नहीं। आप बोलोगे चलो हाँ होगा नहीं होगा, ये चीजें आप देख भी लो यहाँ पे। देखो जी क्या, कहाँ गया कहाँ गया, 12/5 था ना ये, तो याद रख लो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाऊंगा sec ऑफ ए, ए था वहां पे 12/5। 12/5 कितना होता है बेटा, 12/5 कितना आएगा, अगर डिवाइड करेंगे, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2.4 है, 2.4 आएगा, ठीक है। ये याद रखना वैल्यू कितना आया। अब देख लो यहाँ पे, sec ऑफ 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 30 का वैल्यू ये आ जाता है, 45 का वैल्यू ये आ जाता है, 60 का वैल्यू 2 आ जाता है। लेकिन वो क्या वैल्यू है, 2.4। तो 2.4 आ सकता है sec ऑफ a का वैल्यू। इसका आंसर जो है हाँ आ सकता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि sec ऑफ 60 का वैल्यू आ जाता है 2। जब हम 60 से ऊपर जाएंगे, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले था 1, उसके बाद था 2/√3। अगर आप कैलकुलेट करोगे 2/√3 को, ये आएगा 1 से ज्यादा, देख लेना। √2 जो है वो तो सीधे 1 से ज्यादा ही है, 1.41 कुछ आता है। 2 जो है 1, वो तो 1.41 से ही ज्यादा है। तो मीन इसका वैल्यू भी इंक्रीज होता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन नॉट डिफाइंड। और आपको बखूबी पता है कि नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू 2 से फिर पता नहीं इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो मीनस 2 और इन्फिनिटी के बीच में 2.4 लाई नहीं हो रहा है, हाँ ऑब्वियसली हो रहा है। तो कोई एंगल ऐसा होगा, चाहे फिर वो 65 ना हो, बल्कि 65.26 एंगल हो। हाँ, 60.526 डिग्री हो, लेकिन कोई ऐसा वैल्यू तो होगा ही होगा जहाँ पे इसका वैल्यू 2.4 आ सकता है कि नहीं। ठीक है, इसमें मैंने डेप्थ बहुत की कि सच में आएगा कि नहीं, लेकिन सिंपली आप यही याद रखो क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन होती है, और फंक्शन पढ़ते 12। तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होती है, देखो आप सुनोगे मतलब कंटिन्यूस, अगर हम वैसे समझेंगे ना, मतलब सिंपल तरीके से कंटिन्यूस फंक्शन पता है किसको कहते हैं। आपने ग्राफ बनाए ना अभी तक, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए, या क्वाड्रेटिक के भी आपने देखे होंगे नेट पे, ऐसे पर पैराबोला, थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस किया है हमने क्लास में। कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं उस फंक्शन को, अगर किसी का हमें ग्राफ बनाना है ना, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो जैसे कि मैंने मतलब हाथ उठाया इसको, जब मैंने इसको बनाया मैंने मतलब हाथ ऊपर उठाया, कहीं पे मतलब ब्रेक हो रहा है, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब अगर हमें किसी फंक्शन का मतलब किसी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो हमेशा कंटिन्यूस होती है, किसी का ग्राफ हमें बनाना है, अगर उसका ग्राफ ऐसे आया,
फॉर एग्जाम्पल ऐसे फिर ऐसे, बीच में गैप आई ना, उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होते हैं ये ऐसे डिसकंटिन्यूस शो नहीं करते हैं। तो इसके अलावा वो छोड़ दो, सिंपली मैंने क्या कहा कि 2.4 जो है ना, 2.4 2 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, है ना, 2 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो इसके लिए यस इसका आंसर आएगा। और लिखना भी कैसे, रीजन क्या लिखना है, देखो रीजन क्या लिखना है इसका। रीजन, हाँ, सेकंड पार्ट को लिखना है ट्रू है ये। बिकॉज में क्या लिखना है, बिकॉज में आपको लिखना है बिकॉज साइन ऑफ, सॉरी, सेक ऑफ 60 जो है वो लेस है किससे, सेक ऑफ ए, और वो लेस है किससे, सेक ऑफ 90 से, है कि नहीं। क्योंकि सेक ऑफ 60 कितना आता है 2, वो आप देख सकते हो, और इसका कितना आ जाता है 12/5, और इसका कितना आ जाता है, तो नॉट डिफाइंड है कि नहीं। ये इसी में लाई कर रहा है, जब इसी में लाई कर रहा है तो कोई कोई ना कोई तो होगा, इसीलिए ट्रू आएगा इसका। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको सिखाया है। को कॉस जो है ना, कॉस की फुल फॉर्म क्या है वो मैंने सिखाया है, कल ही सिखाया था मैंने। कॉस की फुल फॉर्म है कोसाइन, है कि नहीं। कॉसिकेंट किसकी फुल फॉर्म है, कॉसिकेंट की, है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि इसकी ये है, तो सीधी सी बात है फॉल्स है। तो और इसका रीजन भी यही लिखना है, दो तरीके से आप रीजन लिख सकते हो। आप ये रीजन लिख सकते हो कि क्योंकि कॉस ऑफ ए की क्या है, कॉस ऑफ ए की है कोसाइन। या आप ये लिख सकते हो कि कॉसेक ऑफ ए की है ये कॉसिकेंट। ठीक है, अपनी मर्जी है, इसको लिखना है फॉल्स। और रीजन में क्या लिखना है, यही सारा लिखना है, और खाली यहाँ पे लिखना है कि ये जो है कॉस ऑफ है ये किसके लिए यूज करते हैं हम, कोसाइन के लिए। या दूसरा रीजन आप लिख सकते हो कि कॉसेक जो है, कॉसेक, ठीक है, वो यूज किया जाता है किसके लिए, कॉसिकेंट के लिए। अपनी मर्जी है दोनों में से कौन सा रीजन लिखोगे। उसके बाद है फोर्थ। फोर्थ जो है वो कह रहा है कि कॉट ऑफ ए जो है ना, कॉट ऑफ ए, इसका मतलब है प्रोडक्ट, मतलब इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। इसका मतलब है कॉट ऑफ ए का मतलब है कि आपको कॉट ऑफ ए, कॉट और ए को आपस में इंटू करना है। ये तो सीधी सीधी सी ये जो बात है ये गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा कॉट, साइन, कॉस, इनकी कुछ मीनिंग है ही नहीं जब तक कि इसके साथ एंगल ना हो। तो इसको आएगा फॉल्स। और रीजन में क्या लिखना है, बिकॉज ए इज द एंगल ऑफ कॉट, ए जो है ये एंगल है इसका। ठीक है, इसलिए ये प्रोडक्ट में नहीं है, बिकॉज ए इज द एंगल ऑफ कॉट। ठीक है, बस इतना काफी है। उसके बाद है साइन ऑफ थीटा जो है वो 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू जो है ना वो 4/3 है, किसी मतलब कोई एंगल होगा उस टाइम पे इसका वैल्यू 4/3 होगा। तो आप बोलोगे जैसे उसका था इसका भी आएगा। हाँ, आ सकता है कहीं पे, लेकिन इसका आंसर आएगा सीधे नो। हाँ, अब क्यों आएगा नो, देख लो बेटा। तो इसका आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसका, 1। 1 से ज्यादा नहीं आएगा। चलो ये आप तो देख रहे हो सारा टेबल पे, लेकिन इस पार्ट का मैं चलो दूसरा भी आपको रीजन समझाता हूँ। मुझे आप ये बात बोलो, साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ा साइड, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही बड़ा साइड है, ये कहाँ से पॉसिबल है, सीधी सी बात है कि नहीं। और इसीलिए चलो वो मैं कल सिखाऊंगा ना, क्योंकि टेबल आपको कल सीखना है कि नहीं। तो ये इसका दूसरा रीजन है कि परपेंडिकुलर मत ना हो सकता है हाइपोटेन्यूज से बड़ा। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एंगल ऐसा होगा जहां पे साइन ऑफ थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 4/3। अब आप रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन लिखोगे फॉल्स, और रीजन में आप लिखोगे बिकॉज साइन ऑफ थीटा जो होता है ना, साइन ऑफ थीटा वो होता है लेस और इक्वल टू 1। हाँ, फॉर ऑल थीटा, चाहे थीटा का कोई भी वैल्यू हो, एंगल कोई भी वैल्यू हो, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू 1 से क्या होता है, 1 के बराबर या 1 से कम होता है। और ये जो है और ये जो है ना साइन ऑफ थीटा इज इक्वल 4/3, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। आज हम आएंगे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें लगभग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ठीक है, ये तीन पार्ट्स जो है इनका मैंने रीजन जो दिया था वो मैंने टेबल से निकाला था। और वो टेबल आपको, आपने अभी तक नहीं पढ़ा, वो आपको मतलब अब पढ़ना है, सेकंड एक्सरसाइज के लिए वो चीज सीखनी है। अब ये है कि टेबल के बगैर भी हम इसका रीजन लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा रीजन आ जाएगा, लेकिन सीख लो वो भी, क्योंकि अभी तक आपने वो टेबल मत ना सीखा, तो बेहतर है उस टेबल के बगैर भी आप इनका जो रीजन है, ठीक है, वो आप दे सको।
फिर से हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो इसका जो पहला पहला जो पार्ट था वो था द वैल्यू ऑफ tan ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan ऑफ a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, तो इसका आंसर जो है ओब्वियसली आएगा नो। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, बट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नो आएगा। ठीक है, अब क्यों आएगा बेटा वो देख लो। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब देख लो इसमें क्या लिखोगे आप। आपको ये कहना है कि tan ऑफ a का वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसका रीजन आप क्या लिखोगे। पहले आप लिखोगे ये फॉल्स है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो इसका था वो था कि sec ऑफ a का वैल्यू कितना आ जाता है 12 बाई क्या था ये 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, मतलब एंगल a कुछ होगा तो वहां से वैल्यू आ सकता है कभी ये 12 बाई 5। उसके बाद क्या लिख सकते हो आप, उसके बाद आप लिख सकते हो कंसिडर। ठीक है, कंसिडर ए राइट ट्राइंगल, कंसिडर ए राइट ट्राइंगल। कौन सा राइट ट्राइंगल, सी कामा राइट एंगलेड। ठीक है, कामा राइट एंगलेड एट कहां पे बनाओगे राइट एंगलेड, फॉर एग्जांपल बी पे बनाएंगे। ठीक है, एज शोन इन फिगर। ठीक है, लेकिन सच दैट ठीक है, पहले हम फिगर ही बनाएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये आपका बी है, ये सी है और ये ए है। ठीक है, या एक सेकेंड, इसका नाम ए देंगे, इसका नाम सी, अपनी मर्जी है। हाँ, ये हार्ड रूल यहाँ पे है नहीं। तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, यही मैं लिखने वाला हूँ। सच दैट AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू कितना, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ए के अपोजिट में जो साइड आएगा ना वो आपको जरूरी कंसिडर करना है 4 ना कि 3। क्यों, वो आप देख लो क्यों। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर tan ऑफ a जो है, tan ऑफ a वो किसके बराबर होता है, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC डिवाइडेड बाय बेस कितनी है यहाँ पे AB, तो इसका वैल्यू है 4। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा आपका, है कि नहीं। और 4 डिवाइड बाई 3 कितना आता है ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना लिखना है कि ये जो है ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए फॉल्स है कि नहीं, है कि नहीं है। यहाँ पे जो tan ऑफ a का वैल्यू आया वो 4/3 आया और 4/3 जो है 1 से बड़ा है। क्वेश्चन कह रहा था इसका आंसर आ जाता है tan ऑफ a का हमेशा 1 से छोटा, तो मैंने तो ये भी नहीं दिखाया कि 1 आता है, मैंने दिखाया 1 से बड़ा है। हाँ, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैंने 5, 3 और 4 लिया ना, जरूरी नहीं है ये लेना, आप कुछ भी ले सकते हो। वो 3 साइड्स ले सकते हो जो BGT फॉलो करे। और साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल A के अपोजिट में जो साइड आएगा वो बेस से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्यों, अगर वो छोटा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 लिखा होता 4 के बदले और यहाँ पे 3 के बदले 4 लिखा होता, 4 के बदले 3 और 3 के बदले 4, तो आंसर क्या आ जाता 3/4, और 3/4 जो है वो 1 से छोटा है, तो उस टाइम पे ये ट्रू बन जाएगा। तो ये क्या रहा था हमेशा लेस देन आ रहा है, तो हमेशा नहीं ना आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से तो वहां से जो आपका आंसर आएगा tan ऑफ a वो बड़ा आएगा 1 से। ये है जी बेटा इसका रीजन। क्लियर हुआ यहाँ पे, पहला पार्ट क्लियर, सिंपल था। हाँ, वहां से भी देख सकते हो, कहां से, टेबल से। फॉल्स, और फॉल्स के बाद आप लिख सकते हो बिकॉज, इतना भी काफी था, बिकॉज tan ऑफ 45 इज इक्वल टू 1। अब वो टेबल से पता चलता है। इंशाल्लाह जब वो आप पढ़ोगे तो फिर अगर आप इतना ही रीजन लिखना चाहते हो ये भी काफी है। या tan ऑफ 45, या आप लिख सकते थे tan ऑफ 60, वो आता है √3 और वो भी 1 से बड़ा है। ये था पहला पार्ट जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। उसके बाद है सेकंड जो है, कहाँ गया ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट जो इसका है वो है sec ऑफ a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक है,
तो इसका जो मैंने कल रीजन लिखवाया वो भी वैलिड है, लेकिन उसमें मैंने एक चीज कही थी आपको, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब वो क्या है, वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड है वो छोड़ दो, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन बच्चा पढ़ता है 12th में। ठीक है, देख लो जी बेटा, 12/5। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधे सॉल्व करेंगे। जैसे अब पहले आप दिमाग में इसको डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव, देखो क्या लिखना है, ट्रू के बाद वी हैव sec ऑफ ए, जैसे आपने क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही, इतना है ना, देखिए। तो sec किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, है कि नहीं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था, उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे लेट हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे फिर 12, और बेस कितना है 5। हालांकि ये इनके एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ठीक है, ये इनके एक्चुअल वैल्यूज जो है नहीं है। हाँ, अगर पूरा ही लिखना चाहो तो लिख लो अभी इसमें 12x और 5x, ठीक है, चलो लिख लो पूरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी यहाँ पे, हुआ यहाँ तक। उसके बाद आप लिख सकते हो देयरफॉर बाय पीजीटी, देयरफॉर बाय पीजीटी। पीजीटी के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से इसकी जगह क्या आएगा, 12x का होल स्क्वायर आ जाएगा, बी की जगह क्या आएगा, 5x का होल स्क्वायर आ जाएगा, पी की जगह क्या आएगा, पी स्क्वायर ही आ जाएगा, और वहां से आपका आ जाएगा 144, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट स्किप करूंगा और यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, ये आएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो 144 में से माइनस कर लो आप कितना, 25, वो कितना आ जाता है, कितना आ जाता है बेटा, 14 में से 5 तो 9, ये बचेगा, ये बचा यहाँ पे 3 में से ये तो 1 यही बचा, So 119. 119, सॉरी रूट अभी नहीं है, 119 और एक्स स्क्वायर साथ में है इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो विच इंप्लाइज, स्क्वायर जाएगा यहाँ से रूट में, तो आएगा रूट ऑफ 119 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो विच इंप्लाइज, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट, इसको अलग दे दो 119 को, और एक्स स्क्वायर का अलग दे दो, ठीक है, आएगा पी। तो विच इंप्लाइज ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 119, ठीक है, ये आएगा x इज इक्वल टू पी, ठीक है, इज इक्वल टू पी। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, विच इंप्लाइज p जो है वो निकला किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ 119x, यहाँ पे आप लिखोगे बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r आपको पता है रियल नंबर, और यहाँ पे भी आप लिखोगे x बिलोंग्स टू r, ठीक है। जो इनका एक्चुअल वैल्यू जो इनका होगा ना, आप यहाँ पे आपकी मर्जी है, x लिखना चाहते हो या ना लिख लो, अपनी मर्जी है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर हमारा हाइपोटेन्यूज होगा 12, बेस होगी 5, तो हमारा ठीक है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ 119। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर जो है वो कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आया, मीन्स हमारे पास 3 नंबर्स निकले जो पीजीटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास 3 नंबर्स आएंगे जो एक राइट ट्रायंगल को बनाएंगे, बात समझो, जो एक राइट ट्रायंगल को बनाएंगे, 3 साइड्स हमें मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तीनों के वैल्यूज आपको मिले, तो इसका मतलब यहाँ पे सेक ऑफ यहाँ पे इसका नाम दे दो फिर ए, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल सी और ये बी। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि सेक ऑफ ए का वैल्यू ये होगा, क्योंकि ये वहां से जो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू है ना, वो तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर्स, वो कोई इमेजिनरी नंबर्स नहीं आए। ये मैंने सारा क्यों किया, ये मैंने पी का वैल्यू मैंने क्यों निकाला, ये देखने के लिए क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है, परपेंडिकुलर जो है, वो कोई इमेजिनरी नंबर मत निकलेगा। अगर वो कोई इमेजिनरी नंबर निकलेगा, इसका मतलब ऐसा कोई एंगल होगा ही नहीं आपके पास जहां पे सेक ऑफ ए का वैल्यू 12/5 होता। क्यों नहीं पॉसिबल होता उस टाइम पे, क्योंकि अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कोई इमेजिनरी नंबर निकलता, इसका मतलब हमारे पास कोई 3 नंबर्स है ही नहीं, ठीक है। कौन से 3 नंबर्स, 12, 5 और कोई और नंबर जो हमें यहाँ पे अब निकला वो अंडर रूट ऑफ 199। अगर ये अंडर रूट ऑफ 119 मीन्स कोई रियल नंबर नहीं निकलता, इमेजिनरी नंबर निकलता, तो हम कहते हैं सेक ऑफ ए कहीं पे 12/5 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि उस टाइम पे आपका पी कोई रियल नंबर नहीं बल्कि इमेजिनरी नंबर निकलता। तो जब यहाँ पे हमें 3 नंबर्स मिले,
ऐसे जो पीजीटी को फॉलो कर रहे, इसका मतलब sec ऑफ ए का वैल्यू हो सकता है किसी एंगल पे 12/5 भी। ये इसका पूरा खोल के था विदाउट यूजिंग टेबल। इसका आंसर क्यों यस है, क्योंकि वहां पे हमें 3 नंबर्स डिफाइन हो रहे हैं, 3 साइड्स निकल रहे हैं रियल नंबर्स, क्योंकि √111 जो है वो भी रियल नंबर ही है, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, आप अगर x लिखना चाहते हो तो लिख लो, ना लिखना चाहते हो तब भी ठीक है। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद था उसके बाद था थर्ड, वो तो मैंने कहा, क्योंकि cos ऑफ a जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कोसाइन। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म मैंने पहले लेक्चर में हमने वो सीखे थे, हर एक के फुल फॉर्म क्या है। cos ऑफ a का फुल फॉर्म है कोसाइन, कॉसिकेंट जो है वो कोसेक का था, इसलिए ये फॉल्स है। फोर्थ भी हमने डिस्कस कर लिया था, कॉट ऑफ ए जो है ये कह रहा है कि ये प्रोडक्ट होता है कॉट और ए के बीच में, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि कॉट ए का मतलब है ए इसका एंगल है, ना कि ए कॉट के साथ इनटू है। और मैंने यही भी कहा था कि अगर आप खाली साइन लिखोगे, खाली कॉट लिखोगे, इनकी कुछ मीनिंग है ही नहीं जब तक कि इनके साथ एंगल ना हो। तो ये जो इनके साथ जो एंगल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको इंटू करना है आपस में, बल्कि ये होता है कि ये इसका एंगल है। ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ ए जो है वो 4/3 होगा फॉर सम एंगल थीटा। इसका मैंने कहा था, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको सेकंड पार्ट का और फर्स्ट पार्ट का जो रीजन है ना दूसरी लैंग्वेज में सिखाया, क्योंकि मैंने कल ही आपको फिफ्थ पार्ट जो है इसका रीजन जो है वो टेबल से भी दिखाया था और सीधे सिखाया भी था। कैसे, वो मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लो। फिफ्थ पार्ट वो कह रहा है कि साइन ऑफ थीटा जो है उसका वैल्यू होगा 4/3। ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, मींस थीटा मींस यहाँ पे एंगल, कोई एंगल ऐसा होगा जहां पे इसका वैल्यू कितना होगा, साइन ऑफ थीटा का 4/3। तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा फॉल्स? बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इफ साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, 4/3 के, इज इक्वल किसके बराबर होता है वो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हुआ, सो लेट, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सो लेट पी जो है, पी कितना हम लेट करेंगे 4x, और h कितना लेट करेंगे 3x। यहाँ पे भी x लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब है विच इंप्लाइज p जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइपोटेन्यूज से क्या होगा, बड़ा होगा, है कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे, एक सेकंड, जो मैंने अभी आपको रीजन लिखवाया ना, एक सेकंड, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r नहीं लिखना बल्कि r पॉजिटिव लिखना, और वहां पे भी लिखना r पॉजिटिव यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव मत ना होते साइड्स की, तो अंडरस्टूड है, सीधे पता चलता है कि साइड से तो नेगेटिव नहीं होगा, रियल नंबर होगा लेकिन पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले नहीं। अच्छा, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी, तो ये जो आपका x है यहाँ पे आप लिखोगे x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर ही हो सकता है x। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जब ये पॉजिटिव नंबर है x, तो इसका मतलब 4x ही बड़ा होगा 3x से। इसका मतलब ये जो p है ग्रेटर होगा हाइपोटेन्यूज से, which is not possible। क्यों नहीं है ये पॉसिबल, which is not possible because as hypotenuse, आपने 9th क्लास में किया होगा, है कि नहीं? क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है, which is not possible as hypotenuse is the largest या greatest side of a राइट ट्राइंगल। क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पे भी आप दूसरा तरीका यूज कर सकते थे। वो कौन सा तरीका? यही अभी मैंने निकाला था ना, पी निकाला था अभी जब हमने सेक वाला किया था, है कि नहीं? मैंने पी का वैल्यू निकाला, आप देख सकते हो, और पी का वैल्यू निकला क्या, वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ही निकला, है कि नहीं? वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ही निकला। क्यों? क्योंकि x भी पॉजिटिव रियल नंबर था, अंडर रूट ऑफ ये जो है ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव मतलब मैंने लिखा है इसका। ठीक है, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ये डिफाइन हुआ। अगर आप यहाँ पे बेस निकालना चाहते हो ना, किस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में अगर आप बेस निकालना चाहते हो ना, वो आप देख लो, वो इमेजिनरी नंबर निकलेगा। चलो दिखाता भी हूँ, ताकि मतलब पूरा जैसे पोस्टमार्टम करते हो आप, यहाँ पे इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम ही कर लो, पूरा देख लो, हाँ, डाउट ही नहीं रखना है। देख लो,
बी जो है यहाँ पे वो क्या निकलेगा, वो एक इमेजिनरी नंबर निकलेगा। तो आपका पी कितना था, पी था 4, एच था 3। अब मैंने एक्स नहीं लिखा, लिखना चाहते हो लिख लो, कोई बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको खाली चेक करना है, ठीक है। अच्छा हुआ यहाँ तक। उसके बाद एच का स्क्वायर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, अब बी का स्क्वायर ये आएगा, 3 का स्क्वायर ये आएगा, 4 का स्क्वायर ये आएगा, बी का स्क्वायर ये आएगा, 9 माइनस 16 आएगा कि नहीं, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। आई होप कि मुझे मतलब ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 7 माइनस 7, ये आएगा बी स्क्वायर। तो वहां से आपका आ जाएगा बी आएगा बराबर रूट ऑफ -7 के, और रूट ऑफ -7 मैंने तो आपको सिखा क्या रखा है। आई होप कि आपने ये पॉइंट समझा होगा। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना यहाँ पे मैंने b का वैल्यू नहीं निकाला, क्योंकि मैंने पहले ही इसको सॉल्व करके दिया। मतलब मैंने यहाँ पे रीजन डाला कि ये देखो कि अगर आप यहाँ पे आप समझोगे p है 4x, h है 3x, तो आपका ये जो p है ये h से बड़ा आ जाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एज हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ा साइड, और हमें यहाँ पे ये छोटा निकला, इसीलिए। हाँ, कोई ये नहीं लिखेगा, कोई क्या करेगा, कोई सच में भी ऐसे ही पीजीटी फॉलो करवाएगा और फिर दिखाएगा कि बी का वैल्यू ये निकला, और यहाँ पे लिखेगा डज नॉट बिलोंग्स टू और पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, वो भी अच्छे से। Yes, sir.